हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मकामी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी ताज़ा सियासी सूरत हाल पर नाज़रीन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चूँकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात, डिफेंस एक्सपर्ट्स को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और आज भी हमने प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है, इनवाइट किया है और अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के साथ साथ भारत और जम्मू कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल बनी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है भारत की एक कद्दावर सियासी शख्सियत यानी यशवंत सिन्हा साहब, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा भारत के रह चुके हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सिन्हा साहब, सबसे पहले हम सर आपका प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम का। सर, सबसे पहले हम आपसे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर जाना चाहेंगे। भारत ने अफ़गानिस्तान के हवाले से अभी तक जो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी अपनाई है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे इसको देखते हैं। हालांकि दोहा में आपको सर याद होगा कि तालिबान के सियासी दफ्तर के जो वाइस प्रेसिडेंट है शेर मोहम्मद अब्बास, उन्हें अपने एक बयान में कहा था कि हम भारत जो सब कॉन्टिनेंट में भारत एक अहम मुल्क है, तालिबान भारत के साथ कल्चरल, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड पॉलिटिकल टाइज यानी रिश्ते रखना चाहता है। लेकिन अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भारत की अभी तक जो क्लियर पॉलिसी, वाज़िया पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आ रही है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि हम अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे इस प्रोग्राम में, और फिर आपने कहा कश्मीर के बारे में, लेकिन अफगानिस्तान और कश्मीर को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों अलग अलग मसले हैं जिस पर अलग अलग हमको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए जी। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, मैं आपसे कहूंगा कि शुरू में वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो थी वो सही थी। मैं भी ये कह रहा था कि अफगानिस्तान में सिचुएशन जो है वो बहुत ही अनसर्टन है और इसलिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके पिछले एक हफ्ते में सिचुएशन क्लियर हुआ और इसलिए अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी बनाने और उस पर चलने के बजाय मुझे लगता है कि भारत को, मुल्क को एक डेफिनेट पॉलिसी की तरफ बढ़ना चाहिए और हर डिटेल उस पॉलिसी का फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है पॉलिसी का वो हम बना सकते हैं जी। अब इसमें क्लियरली हमारे सामने दो चॉइसेस हैं। नंबर एक तो ये है कि हम कॉमनवेल्थ में मार्गलो रूल्स है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी मुल्क अपने डेमोक्रेसी को खत्म करता है या फोर्स का यूज करके वो काबिज हो जाता है सत्ता के ऊपर, तो कॉमनवेल्थ ऐसे मुल्कों को सस्पेंड कर देता है अपने मेंबरशिप से, जब तक वहां पर दोबारा प्रजातंत्र बहाल नहीं हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम ज्यादा रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी पर चले, और रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का तकाजा ये है कि जो भी किसी भी मुल्क में सत्ता में आ जाता है जी और सत्ता में मजबूती से बना रहता है, तो हम उसके साथ डील करें, बिजनेस एज यूजुअल करें। अब इस समय हमारे देश को इन दोनों के बीच में चुनना होगा, पहला विकल्प या सेकेंड ऑल्टरनेटिव जी। पॉइंट नंबर एक ये है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा जी वो ये है कि अफगानिस्तान को हम अक्सर एक मोनोलिथ के रूप में देखते हैं, जैसे कि सारा अफगानिस्तान एक है। सारा अफगानिस्तान एक नहीं है। सारा अफगानिस्तान जो है वो बहुत तरह से बटा हुआ है। ईस्ट वेस्ट एक नहीं है, नॉर्थ साउथ एक नहीं है, सेंटर एक नहीं है। तो इसलिए अफगानिस्तान से डील करते समय हमें बहुत केयरफुल रहना होगा जी। और ये देखना हो, जैसे आज के दिन तालिबान का कब्जा काबुल के ऊपर,
लेकिन पंजशीर वैली के ऊपर तो अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, वहां या तो बातचीत चल रही है या फिर लड़ाई होगी वहां पर, झड़पें हो रही है। बिल्कुल। हाँ, फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि काबुल के ऊपर तो कब्जा हो गया, लेकिन आगे चल के तालिबान की क्या पॉलिसी होगी? तालिबान का कब्जा बरकरार रहेगा या तालिबान वहां पर दो तीन चीजें हैं उस पर अमल करेगी। नंबर एक, वो विमेन्स राइट्स की कद्र करेगी जी, महिलाओं को अधिकार देगी। नंबर दो, ह्यूमन राइट्स का पालन करेगी। और तीसरा मेरे मुताबिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक रोड मैप बनाएगी फॉर इलेक्शंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये अगर नहीं होता है और लंबे अरसे तक तालिबान बिना वहां पर डेमोक्रेसी को बहाल किए हुए कब्जे में रहती है, तो फिर भारत को सोचना चाहिए कि हम क्या करें। सिन्हा साहब, जो भारत ने अफगानिस्तान से अपनी एम्बेसी को बंद किया, वापस बुलाया सिफारत खाने को, और कंधार में भी जो भारत का जो कौंसल खाना था उसको भी बंद किया, आप उस भारत के फैसले को कैसे समझते? क्या वो जल्दबाजी का फैसला था या आप समझते कि राइट टाइम पे ये सही फैसला था? देखिए, कंधार को तो उसमें मैं शामिल नहीं करूंगा जो कॉन्सुलेट था, लेकिन जहां तक काबुल एम्बेसी का सवाल, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि काबुल एम्बेसी को जल्दबाजी में बंद किया जी। काबुल एम्बेसी को इतनी जल्दबाजी में बंद नहीं करना चाहिए था। हम लोगों को वेट करना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहता है या नहीं रहता है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तब हमें वहां तय करना चाहिए था कि हम वहां एम्बेसी को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। तो हमने जल्दीबाजी में अपने अम्बेसडर को बुला लिया, काबुल की एम्बेसी को बंद कर दिया। मुझे लगता है कि ये जल्दीबाजी में किया गया फैसला। सर, आप फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और जो बाकी चीजों को अच्छी तरह, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपकी गहरी नजर है। ये जो उस भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हमेशा से काफी अच्छे रहे, और अब चूंकि वहां पर भारत की जो एम्बेसी है या जो कॉन्सुलेट है भारत की बंद है, इन फ्यूचर आप भारत की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैसे देखते हैं अफगानिस्तान के साथ, कि अब वहां पर एक नई हुकूमत बन रही है, तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है वहां पर? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सरकारों का रिश्ता एक जगह होता है और आवाम का रिश्ता बिल्कुल उससे अलग होता है। जहां तक आवाम का ताल्लुक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के, मैंने स्वयं इसको महसूस किया जब मैं अफगानिस्तान गया था, कि अफगानिस्तान के आवाम में हमारे मुल्क के लिए बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। और ये इज्जत इसलिए नहीं है कि एक सरकार यहाँ पर है, एक सरकार वहां पर है। ये सरकारों से अलग रिश्ता है और बहुत पुराना है, जिसको हम सिविलाइजेशनल रिश्ता कह सकते हैं। तो इस रिश्ते को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको अफगानिस्तान के लोगों से हटकर वहां की सरकार को अगर जरूरत पड़े तो देखना चाहिए। सर, सर, जो अफगानिस्तान में हुकूमत बनने वाली है, सिन्हा साहब का क्या मशवरा रहेगा भारत की हुकूमत को, गवर्नमेंट को, उसे तस्लीम करने के हवाले से, और क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि वो अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करें? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, दो तीन चीजें कहूंगा जी। नंबर एक कि ठीक है, तालिबान का
कि हुकूमत आ गई अफगानिस्तान में, इधर उधर अगर कुछ हो रहा है कुछ इलाकों में तो उसको हम नजरअंदाज भी कर दें तो फिर क्या, अभी हमको तालिबान का जो हुकूमत है उसको हमें मान्यता देनी चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम एक डेमोक्रेसी है और हमारी कोशिश बराबर ये रहती है कि दूसरे देशों में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। ऐसे हमने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी डील किया है। हेलो जी जी सर जी। हाँ, हमने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी डील किया है, लेकिन हमें इस समय तालिबान से हमारा ताल्लुक तो है ही है। बिल्कुल। दोहा में वो लोग थे, आज भी हैं, और हम भी दोहा के मीटिंग में थे। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम तालिबान से इनफॉर्मली कांटेक्ट करके भी 2-3 चीजों पर हम एक एश्योरेंस पर, एक कि वो महिलाओं के साथ कैसा सलूक करेंगे, नंबर 2 ह्यूमन राइट्स के बारे में उनका क्या रवैया रहेगा, नंबर 3 भारत के बारे में उनका क्या रवैया रहेगा, और नंबर 4 वो डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में, काबुल में हो, उसके लिए वो क्या कोशिश करेंगे। और इसका जो जवाब मिलेगा उनसे, उसको ध्यान में रखकर हमें तय करना पड़ेगा कि तालिबान की इस हुकूमत को हम मान्यता दें नहीं दें। आज बहुत अर्ली डेज है कि तालिबान ने सरकार भी नहीं बनाई है। बिल्कुल। तालिबान सरकार बनाती है, हमको देखना चाहिए किस तरह की सरकार बनती है, और उसके बाद हमें इन चारों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। सिन्हा साहब जी जी सर, जो तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पे हुआ, इस पर आप पाकिस्तान और चाइना का रोल कैसे देखते हैं साउथ एशिया में, स्पेशली अगर इंडिया के साथ जो उनके रिलेशंस हैं, और इस डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, और हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के आवाम के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, वहां की सरकार के साथ भी हमारे उसी प्रकार के रिश्ते हों। जी, मैं आपसे जोर दे के फिर कह रहा हूं कि जहां तक अफगानिस्तान के आवाम का सवाल है, न चीन वहां मुकाबला भारत का कर सकता है, न पाकिस्तान वहां भारत का मुकाबला कर सकता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, वहां की सरकार जो है, चाहे वो तालिबान की सरकार हो या कोई और सरकार हो, वो आवाम के जो फीलिंग्स हैं भारत के बारे में, उसको रिफ्लेक्ट करें। जी, और ऐसा अगर वो करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है कि होगी। अभी तालिबान को हमें तालिबान की सरकार को मान्यता देने का, रिकॉग्नाइज करने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि तालिबान ने सरकार बनाई ही। जी, और सर जो हुकूमत थी सतह पर, जो भारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई 37, उसमें अपोजिशन जमातें भी शामिल हुई, पार्टीज भी शामिल हुई, और इस मीटिंग को सिन्हा साहब कैसे देखते हैं? जो तालिबान की करंट जो सिचुएशन है उस पर वो मीटिंग बुलाई गई थी। एस जयशंकर साहब ने भी उस मीटिंग के बाद कहा कि अभी जो है इस बारे में लोगों को सिर्फ हालात ठीक होने के बाद ही भारत की इन फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी
तब तक सब्र करना होगा जब तक ना हालात ठीक होंगे। तो आप उस मीटिंग को कैसे देखते हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि मीटिंग हुई है, ये अच्छी बात है जी। मैं तो महसूस करता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी को भी होना चाहिए था, वजीर खारजा को होना काफी नहीं था। और दूसरी बात कि उस समय एक सिचुएशन था जिसके बारे में उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी से बात की, लेकिन जानते हैं कि अफगानिस्तान का सिचुएशन जो है वो काफी बदलता रहा है। और अब जैसे हम 31 अगस्त को बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आज यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फ्री फौज को हटा लेगा, दूसरी जो ताकतें हैं वो हटा लेगी। तो एक नया सिचुएशन अफगानिस्तान में बन रहा है जी। मुझे लगता है कि भारत सरकार को जो इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर्स हैं, इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर्स से अलग अलग भी बात करनी चाहिए और एक साथ मिलकर भी बात करनी चाहिए और कंटिन्यूअस बेसिस पर ये बात होनी चाहिए, ताकि उनको लगातार खबर मिलती रहे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। सर, ये जो अमेरिका का जो सुपर पावर का जो इम्प्रेशन था या जो हेजेमनी थी अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन के बाद, क्या आप समझते हैं कि उनका वो जनरल इम्प्रेशन था वो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, मुतासिर हुआ है, और उसकी जो हेजेमनी है अमेरिका की अफगानिस्तान में निकलने के बाद वो भी किसी हद तक मुतासिर हुई है? खत्म हो गई। जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका ने बिहेव किया है उससे उसकी रही सही साख जो की वो भी खत्म है, और हर मौत का अमेरिका जिम्मेदार है। अभी हाल में जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में उन सबके लिए अमेरिका सीधे तौर पर अकेले जिम्मेदार है। और मुझे नहीं पता कि अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क जिसके पास इतने मैं क्या बताऊं इतने सारे प्रोफेशनल फोर्सेस, मॉडर्न इक्विपमेंट है, केवल मिलिट्री ताकत नहीं है, थॉट की ताकत भी है, क्योंकि उनके यहाँ इतने सारे थिंक टैंक्स हैं, ये सब है, राइट। तो क्यों फेल हो? उन्होंने कहा कि साहब मुझे हम लोगों को नहीं पता था कि तालिबान जो है वो इतनी जल्दी कब्जा कर रहे हैं, पता था भैया। आप 20 साल से वहां पर हो और आपको यही सिंपल सी बात नहीं पता थी कि तालिबान की क्या ताकत है, और उसके बाद आपने तय कर दिया कि हम 31 अगस्त तक छोड़ के चले जाएं। आपने इस बात की फिक्र नहीं की कि वहां के लोगों का हाल क्या होगा। इतने सालों में, 20 सालों में आपने इतने सारे वहां पर जो लोग थे अफगानिस्तान के, उनको इस बात के लिए दबाव बनाया, राजी किया कि वो आपके साथ कोलैबोरेट करें। आज वो सब तो नहीं निकले वहां से, तो बाकी जो बचे हैं उनका क्या होगा? तो बहुत तरह की बातें हैं जिसमें कि अमेरिका ने, मुझे लगता है कि भारी गलती की है जी। जिस तरह उसने व्यवहार किया है, बिहेव किया है अफगानिस्तान में जी, और दुनिया भर में अमेरिका की साख गिरी, और जो सुपर पावर, सिंगल सुपर पावर और दुनिया भर का जो पुलिसमैन बना घूमता था अमेरिका, वो उसकी साख खत्म हो गई, और उसके ऊपर से लोगों का भरोसा भी, मुल्कों का भरोसा भी उठ गया। क्या सिन्हा साहब को लगता है कि तालिबान के टेक ओवर से इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये चैलेंज है? कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ये सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन सकता है या चैलेंज है सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा था जी, हमें अफगानिस्तान के मुद्दे को कश्मीर के मुद्दे के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अक्सर हम ये गलती कर रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ उसको जोड़कर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि चीन तो शायद कम,
लद्दाख में उसका इंटरेस्ट जरूर है जी। लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कश्मीर में। शुरू से 47 से 48 से लेकर अभी तक वो मसला रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकता है। वहां पर अफगानिस्तान में जो बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो अमेरिका ने अफगान आर्मी को दिया था जी, वो सारे के सारे अब या तो तालिबान के कब्जे में है या दूसरे लोगों के कब्जे में है। कुछ लोगों का मानना यह है कि वो सारे अब काफी कुछ उसमें से पाकिस्तान आ जाएगा और पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर आएगा। अगर ऐसा होता है या हर हालत भारत को कश्मीर के बारे में बहुत चौकन्ना रहना चाहिए जी। कश्मीर में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हम कैसे डिफेंड करेंगे इसकी चिंता मुझे पूरा यकीन है कि अभी हुकूमत में जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। और इसलिए कश्मीर में खतरा पैदा होता है कि नहीं तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर ये आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि तालिबान के जो बयान अभी तक आए हैं वो बयान तो बहुत अच्छे हैं, सुकून देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, वो दहशतगर्दी को वहां नहीं पनपने देंगे। भारत के बारे में उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही है कि ट्रेड भी रिश्ता भी हम कायम रखना चाहेंगे। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान का जो भी रिश्ता रहा हो कि तालिबान की जो हुकूमत है अभी अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के दबाव में आ जाएगी और कश्मीर में अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करना चाहे तो उसमें उसकी मदद करें। और जैसे हमने कहा कि अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू ऐसा होता है तो फिर भारत का उसको मुकाबला करना चाहिए। सर थोड़ा सा अब मुल्की सियासत की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं। मुल्क में इस वक्त भारत में जो माइनॉरिटीज है इन्हें पब्लिकली निशाना बनाया जा रहा है और इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस वक्त माइनॉरिटीज, और आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के और या दीगर कई इंसिडेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। सिन्हा साहब, आपको क्या लग रहा है कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस सिमत में जा रहा है ऐसे इंसिडेंट्स को, क्योंकि अब जो ये कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं ये लोग, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज को यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। मैं बहुत फिक्रमंद हूं भारत के एक शहरी के नाते जी, बहुत फिक्रमंद हूं इन घटनाओं को लेकर, और मुझे लगता है कि ये घटनाएं इस बात को दिखाती हैं कि हम बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। और यहाँ के आवाम का ये फर्ज बनता है कि अगर सरकार, जिसमें भारत सरकार भी है और सूबे की सरकारें भी, अगर वो गलत दिशा में ले जा रही है देश को या सूबे को, तो हम उसका जोरदार उसकी मुखातब करें। ये हमारा फर्ज बनता है एक शहरी के नाते जी। और मुझे लेकिन फिर भी यकीन है देश के आवाम के ऊपर। मैं मानता हूं कि देश के आवाम ये सब देख रहा है, समझ रहा है, और भारत का जो इतिहास रहा है लंबे अरसे का, पिछले 200-250 साल की बात नहीं कर, सदियों की बात कर रहे जी, उसमें इस प्रकार के फोर्सेस को कभी भी हमने बढ़ावा नहीं दिया है, इसलिए आगे भी नहीं देंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको वोट में फायदा होगा जब कभी चुनाव होगा, तो वो गफलत में जी रहे हैं। इन चीजों का उल्टा ही असर पड़ेगा वोट में, वो फायदा नहीं।
सर, जो करंट इकोनॉमिक हेल्थ है कंट्री की, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और सरकार को जब कोविड आया पिछले साल, तो सरकार को लगता है कि नया ढाल मिल गया ये कहने के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी गड़बड़ी है वो सब कोविड के चलते है। लेकिन मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद के आप इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि लगातार ही हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट उसका नीचे जाता रहा है जी। और 8% से ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था थी ग्रोथ रेट, आज वो 4% पर आ गई। अब तो नेगेटिव है आज के कोविड के। तो अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है, लोगों की आमदनी का बहुत बुरा हाल है और विकास का बहुत बुरा हाल है। और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। सरकार केवल एक चीज कर रही है कि जितने एसेट्स हमारे यहाँ बने थे पिछले 70-75 सालों में उसको बेचने का काम। सिन्हा साहब, अभी भी हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन हमारी जो है, अभी भी उन्हें कंसेंसस नहीं हो रहा है कि जो आने वाले 2024 के इलेक्शन से उस पर प्राइम मिनिस्टरियल जो फेस है, वजीर आजम का जो फेस है, उस पर कंसेंसस अभी नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कभी वक्त है और हमें नहीं जल्दीबाजी इसमें करनी चाहिए। ये सब बड़े कॉम्प्लेक्स मामले हैं और शायद फेस के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए जी। हमारे मुल्क में कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ पर कि फेस कोई नहीं था सामने, फिर भी वो पार्टी जीत गई थी, इसलिए या पार्टियां जीत गई थी। तो इसलिए हमें फेस के चक्कर में आज के दिन नहीं पड़ना है जी। बहुत अच्छा होता अगर 2024 आते आते फेस का भी फैसला हो जाता, लेकिन अभी अर्ली डेज है, अभी हमारे पास बहुत समय है 2024 आते आते और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो इकट्ठा आएंगे 2024 के चुनाव के लिए। सर, थोड़ा सा हम जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, चूंकि आप 5 अगस्त 2019 से पहले भी आपने यहाँ का विजिट किया, जब 370 को एब्रोगेट किया गया उसके बाद भी आपने यहाँ विजिट किया, एक ग्रुप बनाया आपने, उसके हेड भी हैं आप। इस वक्त जो बीजेपी का जो दावा है, जो क्लेम है कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, पीस है, और उनका यह भी दावा है कि जो स्टोन पेल्टिंग है उसमें कमी आई है और उस कमी को वो अपनी कामयाबी सक्सेस मानते हैं। देखिए, हम अपने ग्रुप के साथ पहली बार 2016 में कश्मीर गए थे और जो उस समय का हालात थे उसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया ग्रुप बनाकर वहां जाएंगे और वहां के हालात देखेंगे और अपनी रिपोर्ट बनाकर देश के आवाम के सामने उसको रखेंगे। इस बार जब हम लोग गए थे तो ये हम 9वीं बार वहां गए, 9th टाइम, और हर बार हमने रिपोर्ट बनाकर देश की जनता के सामने रखा है। इस बार भी हम लोग रिपोर्ट बनाकर रखा है। जम्मू और कश्मीर में हमने देखा, खास करके श्रीनगर में, कि एक खामोशी है आज भी। जब उसके तह में गए तो हमने पाया लोगों से बातचीत के बाद कि अब लोग सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाना नहीं बनना चाहते। वो जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा रेजिम है कि वो बातचीत जो भी करे उसका इरादा ये है कि जो भी उनकी मुखालफत करे कहीं पर उसको मौत के घाट उतार। तो कोई भी अगर आज सड़क पर आता है तो उसको गोलियों का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा, मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कश्मीर के लोगों का कि उन्होंने ये फैसला किया, कभी खामोश रहो, जान देने से कोई फायदा नहीं है और फिर हम लड़ाई लड़ लेंगे। तो आज की जो खामोशी है जी, वो खामोशी कब्रगाह की खामोशी। और जो पीएचडी बना उसको आप कैसे देखते हैं? क्या पीएचडी लॉन्ग रन में चल पाएगी? एक तो वो बताइए, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का स्कोप है? देखिए, एक तो मैं
आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस बात की खुशी हुई, तसल्ली हुई कि ये सारे लोग इकट्ठे आए और उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन बनाया और अभी भी साथ हैं। मुझे लगता है कि ये सब लोग साथ रहेंगे तो कश्मीर की जनता को ज्यादा भरोसा होगा। जहां तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का सवाल है, पॉलिटिशियंस का सवाल है जी, मुझे लगता है कि भारत सरकार जो भी कोशिश कर रही है बदनाम करने की मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के खिलाफ के अलावा प्रजातंत्र में दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप पंचायतों का चुनाव कर लें, डीटीसी का चुनाव कर लें, डीटीसी के हेड बन जाए, लेकिन वो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को तो नहीं चलाएंगे। जम्मू और कश्मीर में जब भी चुनाव होगा तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और उन्हीं में से चुनकर लोग आएंगे, वही सरकार चलाएंगे। तो इसलिए हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को नहीं नकार सकते। असेंबली इलेक्शन की जब हम बात करते हैं, अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो जारी है। सर, आप क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को आप वोट करेंगे पहले, या फिर आप समझते हैं कि स्टेटहुड की बहाली हो? आपका टेक इस पे जानना चाहेंगे। मैं और मेरा ग्रुप मानते हैं कि डिलिमिटेशन के लिए जम्मू और कश्मीर को अलग करके नहीं देखना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और दूसरा डिलिमिटेशन केवल हम जम्मू और कश्मीर में करा रहे हैं, बाकी मुल्क में क्यों नहीं करा रहे हैं? बाकी मुल्क में जब डिलिमिटेशन होगा तो जम्मू और कश्मीर में भी होगा। इसलिए अभी डिलिमिटेशन करने का कोई मतलब नहीं है मेरे मुताबिक। जी। नंबर 2 कि ज्योग्राफी को इस भारत की सरकार ने एक हथियार के रूप में यूज किया और जम्मू और कश्मीर का बंटवारा कर दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये बिल्कुल गलत काम किया भारत सरकार ने। मामला सुप्रीम कोर्ट में है जहां पर कभी सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये कदम जो उन्होंने 2019 5 अगस्त को उठाया था उसको उनको वापस लेना चाहिए, स्टेट बहाल करना चाहिए जम्मू और कश्मीर में और तब उसके बाद चुनाव कराना चाहिए ताकि वहां पर अच्छी तरह चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वहां पर जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं, जम्मू और कश्मीर स्टेट की सरकार का। सिन्हा साहब, आखिर पर हम आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के ही हवाले से कि आप जम्मू कश्मीर के जो हालात है इससे बिल्कुल वाकिफ हैं, गहरी नजर है आपकी इस पर। अगर हालात इसी तरह के रहें जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का दावा है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपने खुद कहा कि यहाँ अनसर्टेनिटी है। अगर इसी तरीके का मिजाज, माहौल, नेचर रहा, सिन्हा साहब इन फ्यूचर कैसे देखते हैं यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को? लास्ट पर सर। देखिए, हमें अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को 1 मिनट खेला भी है, हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जम्मू और कश्मीर के लोग क्या सुन जी, वहां के आवाम की क्या भावना है, क्या फीलिंग है, उसके बारे में हमें जरूर फिक्र करनी चाहिए। और उनको साथ जब तक हम नहीं लेंगे तब तक किसी एरिया में, किसी डायरेक्शन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आवाम के दिल को जीतें जी। और उसके लिए जो पॉलिसी चाहिए उस पॉलिसी के बारे में जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीरे आजम थे, उन्होंने बात की थी और हम मानते हैं कि आज भी उसका वो बहुत माकूल है कि हम कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के सिद्धांत पर कश्मीर में चले, आगे बढ़े। और अगर हम इन सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं तो हमें कश्मीर के आवाम का साथ मिलेगा और वहां पर फिर एक बार लोग ज्यादा नॉर्मलसी आएगी। आज जो ग्रेवयार्ड की खामोशी हम देख रहे हैं उसकी मुकाबले। चलिए यशवंत सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यशवंत सिन्हा साहब, जो कि भारत के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, डिप्लोमेट है और फ़ॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर इनकी गहरी नज़र है। और आज इन्होंने हमारे साथ तफसीलन गुफ्तगू की मौजूदा जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, इसके अलावा भारत में क्या कुछ जो सियासी हालात हैं और जम्मू कश्मीर बिलखुसूस को कैसे ये देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद के हालात के हवाले से। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।